पिछले लेक्चर में हमने थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन लिया था और देखा था कि भाई डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। हमने लाइन की इक्वेशन ऑलरेडी वेक्टर्स जब कर रहे थे तब हम कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे प्लेन की। अब प्लेन क्या होता है, मैंने आपको जब वेक्टर्स पढ़ रहे थे तब भी बताया था कि भाई प्लेन के लिए बहुत सिंपल सी बात है, आपकी कॉपी एक प्लेन है। जिस रूम में आप बैठे हुए हैं उसका सरफेस जो है, उसका फर्श जो है वो एक प्लेन है, उस रूम की दीवारें एक प्लेन भी प्लेन है ना। तो ऐसे ही अब अगर डेफिनेशन की बात करें तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, अ प्लेन इज अ सरफेस सच दैट line segment joining any two points on surface lie on the surface। यानी कि सरफेस वो चीज है जिसमें अगर आप दो पॉइंट अगर लाई कर रहे हो और उनको ज्वाइन करके अगर आप एक लाइन सेगमेंट बनाया जाए तो वो लाइन सेगमेंट भी उसी सरफेस पे लाई कर रहा होगा। बड़ी सिंपल सी बात है भाई, आप अपने फर्श पे या कॉपी पे दो पॉइंट बना लो। भाई ये मान लीजिए ये मेरे पास जो बोर्ड है इसके ऊपर मैंने दो पॉइंट ये बना दिए रेड कलर से और इनको मैंने ज्वाइन कर दिया। तो भाई ये लाइन भी तो इसी सरफेस पे ही है, इसी आपकी कॉपी पे ही बनेगी या आपके फर्श पे ही बनेगी। तो अब इसीलिए आपका फर्श जो है एक प्लेन है या आपकी कॉपी भी एक प्लेन का काम कर रही है। अब देखो, एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड इज अ प्लेन। ठीक, तो एक्स वाई जेड तीनों प्रेजेंट होने चाहिए तो वो प्लेन दिखा रहा होगा। तो कैसे भाई, कोई इक्वेशन है आपकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन है तो ये जो है आपका प्लेन दिखा रहा होगा, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अब आपको इसमें क्या दिख रहा है, चार वेरिएबल्स दिख रहे हैं ए बी सी डी। तो एक्चुअली में चार नहीं होते, तीन ही होते हैं। क्यों भाई, देखो तीनों के तीनों कोफिशिएंट जो है एक्स वाई जेड के जीरो तो हो नहीं सकते सारे के सारे, है ना, इकट्ठे। तो अगर ये जीरो नहीं है तो जो भी जीरो नहीं है उससे डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ए से डिवाइड कर देता हूं, तो अब अगर मैं ए से डिवाइड कर दूं तो मेरा इक्वेशन कैसा दिखना शुरू हो जाएगा, एक्स प्लस बी अपॉन ए वाई प्लस सी अपॉन ए जेड प्लस डी अपॉन ए इक्वल टू 0। तो हो गया ना, तीन वेरिएबल दिखने शुरू हो गए। भाई बी अपॉन ए वही वेरिएबल हो सकता है, भाई उनका रेशो से कुछ ना कुछ मिलेगा ही आपको, है ना। ऐसे सी अपॉन ए और डी अपॉन ए से इसको आपको एक एक वेरिएबल मिल जाएगा। तो तीन आपके वेरिएबल हो गए। तो प्लेन, बस अब याद रखना, तो प्लेन की इक्वेशन के लिए आपको तीन वेरिएबल चाहिए। जैसे कि लाइन की इक्वेशन में क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, वहां पे आपको दो वेरिएबल चाहिए होते हैं, यहाँ पे आपको प्लेन में तीन वेरिएबल चाहिए होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो आपको तीन पॉइंट चाहिए, है ना। सो चाहो तो आप नोट कर लो, 3 पॉइंट्स आर नीडेड टू डिटरमिन अ यूनिक प्लेन। ठीक है, नोट कर दिया मैंने, 3 पॉइंट्स आर नीडेड टू डिटरमिन अ यूनिक प्लेन। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि भाई एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, तो उसको इसमें में सोचो कि भाई एक्स वाई प्लेन में कौन सी चीज जीरो होगी। भाई एक्स वाई प्लेन यानी कि आप मान लीजिए आपका फर्स्ट जो है एक्स वाई प्लेन है, तो उस प्लेन में क्या चीज होगी, उसमें जेड कंपोनेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन जो होगी वो जेड इज इक्वल टू 0 होगी। अब आप समझ ही गए होगे, अगर मैं आपसे पूछूं इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन क्या होगी, तो वाई जेड प्लेन में एक्स कंपोनेंट नहीं होगा, तो यानी कि उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन उसकी बात करें तो वहां पे क्या होगा, y इक्वल टू 0। ये बिल्कुल वैसे से ही है, देखो जैसे कि जब 2D में x एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0, ऐसे y x की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0। तो बिल्कुल ये ऐसी चीज यहाँ पे भी हो रही है। तो मान लीजिए एक पॉइंट हो x1 y1 z1, ठीक है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1 z1। तो अब हमें निकालनी है x1 y1 z1 से पास होने वाले एक प्लेन की इक्वेशन। तो वो होगी क्या, वो आप जरा नोट कर लें। तो वो होगी a इंटू एक्स
माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हुआ क्या, d गायब हो गया। अच्छा, अब ये कैसे आया होगा, एक थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, है ना। ये कैसे आया, तो देखो हमारी जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है वो क्या होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारी होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब अगर ये पॉइंट x1 y1 z1 इस पे लाई कर रहा हो तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो सेटिस्फाई कर रहा होगा तो इसका मतलब ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन। इसको उठा के इस इक्वेशन में रख दो d की वैल्यू, तो क्या मिल जाएगा आपको, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड और माइनस ऑफ ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन इक्वल टू 0। और इसको अब आप देख लो, इस ये चीज और ये चीज जो है एक ही चीज लिखी हुई है, आपने बस a कॉमन ले रखा है। तो इसीलिए इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट x1 y1 z1 इज a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0 होगी। अच्छा, अब अगर मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट लिख दूं, यानी कि 3 गिवन पॉइंट हो तो क्या होगा। तो मान लीजिए अब आपसे कहा जाए कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, और 3 पॉइंट क्या क्या है, x1 y1 x1 y1 z1 और x2 y2 z2 और x3 y3 z3। अगर इन तीनों से पास होने वाली इक्वेशन होगी तो वो क्या होगी, अब ये सोचने वाली बात है। तो देखो वो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। आप एक डिटर्मिनेंट बनाओ, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 और x2 माइनस x1। इनफैक्ट इसकी भी जरूरत नहीं है, अगर मैं ना भी लिखूं तो भी चल जाएगा ना। ये भी ब्रैकेट ना भी लगाए तो मैंने डिस्टेंस पे तो लिख ही दिया है, तो वो भी कंफ्यूजन अननेसेसरी करता रहेगा नहीं तो आपको। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन होगी। अब ये कैसे आई होगी इसको मैं आपको समझा देता हूं। अल्टीमेटली तो आपको ये याद ही रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, कोई प्रूफ तो आपसे पूछेगा नहीं। देखो आपकी गिवन जो प्लेन की इक्वेशन थी 1 डिग्री वाली, वो क्या थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब जैसे उसमें हमने पॉइंट x1 y1 z1 रख के एक इक्वेशन निकाली थी, तो एक इक्वेशन आपको x1 y1 z1 कर क्लिक के आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी x2 y2 z2 से, और तीसरी आ जाएगी x3 y3 z3 से। अब 3 इक्वेशन मिल जाएंगी आपको। 3 इक्वेशंस में से कोई भी 2 इक्वेशन आप सॉल्व करके आप एबीसी की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है ना। और एबीसी की वैल्यू निकाल के आप तीसरी में रखोगे तो ये जो कंडीशन आपके सामने लिखी है ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी आपकी। बस लेकिन याद तो आपको ये रखना ही है। तो मान लीजिए अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स a 2 2 1 2 2 -1, b है 3 4 2 एंड c इज 7 0 6। तो इससे पास होने वाले एक प्लेन की इक्वेशन अगर मुझे लिखनी हो तो मैं कैसे लिखूंगा। अभी अभी मैंने आपको बताया कि हम डिटर्मिनेंट बना लेंगे। तो डिटर्मिनेंट में x माइनस x1, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, x1 y1 z1 लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ x2 y2 z2 और इसको लिख देता हूँ x3 y3 और z3। तो हमारी पहली रो जो है वो क्या है, x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। तो x माइनस 2
y -3, सॉरी x -2, y -2 और z -1 है, तो ये +1 हो जाएगा। तो ये आ गया। उसके बाद x2 - x1, तो x2 यानी कि 3 - 2, y2 - y1 यानी कि 4 - 2 और z2 -10, तो 2 + 1 हो जाएगा ये। ऐसे ही x3 - x1, तो 7 - 2 और 0 - 2 और 6 + 1, ये आ गई और ये इक्वल टू 0 है। यानी कि हमारी जो डिटर्मिनेंट हो गई वो हो गई x -2, y -2, z +1, तो ये हो गया 1 2 3 5 -2 7 इक्वल टू 0। तो इसको अब हमें सॉल्व कर लेना है। तो अब सॉल्व करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। तो x -2 इंटू 14 + 6 हो गया, माइनस ऑफ y -2 ये हो गया हमारा 7 -15 और प्लस z +1 इंटू -2 -10 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x -2 इंटू 20 माइनस y -2 और ये हो गया -8, यानी कि चलो यही लिख देते हैं, की बात है, और प्लस z +1 इंटू -12 इक्वल टू 0। इसको जरा सॉल्व करें तो यहां से क्या आ जाएगा, 20x + 8y -12z और ये हो गया 40 -16 एंड +12, तो ये हो जाएगा -68 इक्वल टू 0, या यहां मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 5x + 2y -3z और -17 इक्वल टू 0। ये हमारी प्लेन की इक्वेशन आ गई। अच्छा, हमने स्ट्रेट लाइन में देखा था कि स्ट्रेट लाइन की कई सारी फॉर्म्स देखी थी हमने, उनकी इक्वेशंस देखी थी। तो ऐसे ही प्लेन में भी होता है कि प्लेन की भी अलग अलग फॉर्म में आप इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो आप उसको जरा देखते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म की जो इक्वेशन होगी वो कैसी होगी, वो होगी आपकी r.n इज इक्वल टू d। अच्छा, अब देखो इसमें डॉट प्रोडक्ट आ गया, तो इसको इसलिए डॉट फॉर्म भी बोलते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट फॉर्म। तो अब कैसे आ रहा है, और वेयर d इज अ स्केलर, ठीक है, वेयर, ये और नोट कर लो, वेयर d इज अ स्केलर। अब देखो d स्केलर है। अब कैसे आया, कैसे होगा, ये समझने की कोशिश करते हैं भाई। एक सिंपल एक प्लेन सरफेस मान लो, ठीक है। अब प्लेन सरफेस अब कैसी भी हो सकती है, मतलब मैंने चलो ऐसे बना दी, ओह माय गॉड, ये तो हमारे इसने चेंज कर दी। चलो ये आपकी प्लेन सरफेस हो गई, ठीक है जी, ये प्लेन सरफेस है। अब प्लेन सरफेस के अंदर एक पॉइंट हमें पता है, लेट्स से हमारा एक पॉइंट है यहाँ पे ए, और इसमें एक जनरल वेक्टर पता है हमें, ठीक है। तो प्लेन पे लाई करने वाला एक कोई पॉइंट और है, चलो ऐसा कर लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं। तो एक पॉइंट और है जिसके की कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, ठीक।
और एक प्लेन के नॉर्मल एक वेक्टर पता है, तो प्लेन के नॉर्मल को हम ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा प्लेन के नॉर्मल हो गया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर दिखा दिया, यानी कि इस प्लेन के नॉर्मल है ये, ठीक। अब हमें ए पता है, आर पता है, लेट्स से एक आर का पॉइंट यहां पे बना देते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अच्छा आर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लेट्स से एक्स वाई जेड है, क्योंकि ये जनरल पॉइंट है, ठीक है। आर इज अ जनरल पॉइंट, और ए जो गिवन पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 और z1 है, ठीक है। अब ऐसा मान लिया हमने, और नॉर्मल जो है या एक काम करते हैं, ए के जो कोऑर्डिनेट्स को ना a1 a2 a3 ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए समझने के लिए। तो ये a1 a2 a3 इसके पॉइंट्स हो गए। अब देखो ए और आर पॉइंट्स हैं, इनको पॉइंट माइनस पॉइंट करके मैं एक वेक्टर लिख सकता हूं। तो ये एक हमारा वेक्टर बन गया, ठीक है। तो आर माइनस ए एक हमारा वेक्टर मिल गया हमें इस प्लेन के ऊपर। अच्छा ये इस प्लेन के ऊपर है, इसका डॉट प्रोडक्ट एन के साथ क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि 90 डिग्री का है भाई, एन जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो जैसे ही मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो इसकी वैल्यू से जो है मेरे पास जीरो आ जाएगी। तो बस यही इक्वेशन हमारी एक्चुअली लिखी हुई है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, आर डॉट एन डॉट माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, ठीक है। क्यों भाई, ये जो है यहां से जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मुझे जो है डी दे रहा होगा, और ये स्केलर है ऑब्वियसली दिख ही रहा है मुझे। तो इसीलिए ये इक्वेशन जो है यहीं से ही आपको मिल गई। तो बेसिकली करना क्या है, आपको दो पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है। एक पॉइंट ए और एक पॉइंट आर। आर माइनस ए से हमारे को एक वेक्टर मिल जाएगा, वो वेक्टर प्लेन की सरफेस पे होगा। उस प्लेन की सरफेस का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं एन के साथ लूंगा, और एन क्या है हमारा प्लेन के नॉर्मल वेक्टर, तो उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा, और वहां से एक क्वेश्चन बन जाएगी। आपको ये याद हो ना हो, पर ये आपको लिखना आना चाहिए, है ना, कि भाई प्लेन की सरफेस है, दो पॉइंट है, पॉइंट माइनस पॉइंट करके हमने वेक्टर बना लिया, उस वेक्टर का प्लेन के नॉर्मल के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो है, खत्म कहानी, इतना याद रखो, बेसिक्स। अब बात करें पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द प्लेन। तो अगेन फिर से हम एक सरफेस ले लेते हैं, प्लेन सरफेस कोई भी हो सकती है ना। अरे ये हमारा इसको चेंज जरूर कर देता है, बस ये गड़बड़ है। तो मान लीजिए ये हमारी एक सरफेस है, इस सरफेस पे एक पॉइंट हमें पता है, लेट्स से ए, जिसके की कोऑर्डिनेट्स हमको पता होंगे, ठीक है। ये नोन पॉइंट है, या हम ये कह सकते हैं कि भाई ये प्लेन जो है इस ए से पास कर रहा है, ठीक है। बात एक ही है दोनों में, तो हमें ए पॉइंट पता है, और यहां पे कोई एक वेक्टर पी पता है, और एक कोई वेक्टर क्यू पता है, ठीक है। मान लीजिए अब हमें तीन चीजें पता है, ए पॉइंट पता है जिससे प्लेन पास कर रहा है या पॉइंट प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, एक वेक्टर क्यू पता है, और एक वेक्टर पी पता है। अब हमें अगर ये दो तीन चीजें पता है, तो यहां पे एक पॉइंट प्लेन पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट, एक जनरल पॉइंट आर मान लिया मैंने, ठीक है जी। अब अगर जैसे ही मैंने आर को जनरल पॉइंट माना, तो मैं क्या कर सकता हूं, आर माइनस ए पॉइंट माइनस पॉइंट करके एक वेक्टर लिख सकता हूं, ठीक है। अब ये आर माइनस ए वेक्टर, ये पी वेक्टर और ये क्यू वेक्टर तीनों इसी प्लेन पे लाई कर रहे हैं, यानी कि ये कोप्लेनर हैं। और जैसे ही ये कोप्लेनर हुए, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी एक वेक्टर को बाकी के दोनों वेक्टर्स का कोई स्केलर टाइम करके लिख सकते हैं, तो हमने वेक्टर में खूब देखा है ना। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, आर माइनस ए इज इक्वल टू लेमडा इंटू पी वेक्टर प्लस म्यू इंटू
क्यू वेक्टर। तो बस यहीं से हमारी इक्वेशन अब जनरेट हो गई। तो R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा पी प्लस म्यू क्यू। ये आपकी इक्वेशन आ गई पैरामीट्रिक फॉर्म में, वेयर लैम्डा एंड म्यू आर पैरामीटर्स, है ना, एंड दे कैन बी एनी रियल नंबर्स। ठीक है। अब लैम्डा और प्यू और म्यू की वेरी कर करके हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स लिख सकते हैं जो कि इस प्लेन पे लाई कर रहे होंगे। अच्छा, अब एक और फॉर्म की बात करें, बॉक्स अपीयरेंस। बॉक्स अपीयरेंस मतलब आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात हो रही है ना। बॉक्स तो आपने वहां पढ़ लिया था। अब देखो वहां पे, यहां पे क्या हुआ, ये तीनों वेक्टर r माइनस ए, ये ऊपर से ही पैरामीट्रिक फॉर्म से निकल आएगा, है ना। तो r माइनस ए, पी और q जो है कोप्लेनर है। अगर ये कोप्लेनर हैं तो इनका जो बॉक्स होगा वो 0 होगा। ये हम जानते हैं, तीन कोप्लेनर के केस में ऐसा होगा, है ना। ये P और ये Q, इनका जो बॉक्स है वो 0 होगा। या फिर हम ऐसे लिख लें, R माइनस ए डॉट, पहले का डॉट विद क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बाद वालों का, ऐसा ये 0 होगा। या फिर मैं अलग अलग लिख लूं तो R डॉट P क्रॉस Q माइनस ए डॉट P क्रॉस Q इक्वल टू 0। या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं, R डॉट इज इक्वल टू ए डॉट P क्रॉस Q, और या फिर ये हो गया बॉक्स ऑफ R P Q शुड बी इक्वल टू बॉक्स ऑफ ए पी क्यू। तो ये आपकी बॉक्स फॉर्म हो गई। ओके जी, अब बात करें कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन की। तो ये जो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये एक्चुअली कार्टेशियन फॉर्म ही है। ठीक है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर से एक सरफेस बना लेते हैं हम अपने पास। ये हमारी एक सरफेस है। ठीक है जी। ये हमारे पास एक यहां पे नॉर्मल वेक्टर है इसका एक, और ये इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर है, और उसके वन ऑफ द डायरेक्शन रेशोज जो हैं वो ए बी सी है। ठीक है। अच्छा, आप एक बात ध्यान रखना, हमेशा ऐसा ही बोला जाता है कि वन ऑफ द डायरेक्शन रेशोज, क्योंकि डायरेक्शन रेशो तो इनफाइनाइट हो सकते हैं ना। आप कुछ भी लैम्डा मल्टीप्लाई करके कुछ भी बना सकते हो, तो इसलिए उनमें से एक हम मान ऐसा बोलते हैं कि हमेशा वन ऑफ द डायरेक्शन रेशोज। ये बोलने का तरीका है, बेसिकली करना तो आपने एक ही जैसा है। ठीक है। तो ए बी सी उसके वन ऑफ द डायरेक्शन रेशोज ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन आपको दे रखे हैं। एक तो ये सिचुएशन हो गई। इस पे कोई भी एक जनरल पॉइंट है, मान लीजिए आर। ठीक है। इस पॉइंट पे एक जनरल, इस प्लेन पे जनरल पॉइंट है जिसके की कोऑर्डिनेट्स जो है एक्स वाई जेड है, और कोई भी एक नोन पॉइंट जो है वो है x1 y1 z1। ठीक है जी, x1 y1 z1। तो अब तीन चीजें आपको प्लेन पे पता चल रही हैं। एक एक जनरल पॉइंट है r x y z, एक नोन पॉइंट है a x1 y1 z1, और एक प्लेन के नॉर्मल है जिसका कि वन ऑफ द डायरेक्शन रेशोज जो है वो ए बी सी है। तो अब जरा यहां से पॉइंट माइनस पॉइंट करके हम एक वेक्टर निकालेंगे, और उसका डॉट प्रोडक्ट विद एन जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। भाई ये चीज हम वैसे देख लिए थे ऑलरेडी, है ना। तो r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0 गए, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। तो अब यहां पे क्या हो रहा होगा, तो x
माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, ये क्या दे रहा है r माइनस a, और डॉट n जो कि है a b c, ये इक्वल टू होगा 0, यानी कि a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। अब याद आ गई, ये सबसे पहली इक्वेशन तो यही की थी, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1 z1। और यहीं से ही हम क्या लिख सकते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन। और ये क्या था, याद करो, ये था डी। ठीक है, तो ये बिल्कुल ये सब चीजें इंटरलिंक्ड है, ऐसा तो है नहीं कि कोई अलग अलग बात है। अच्छा, और एक चीज समझने की कोशिश करो, यहाँ पे जो ये एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी इसके कोफिशिएंट है, और ए बी सी एक्चुअली में क्या है, वन ऑफ द डायरेक्शन रेशोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आपको प्लेन की इक्वेशन दिख जाए, उसके अंदर जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, वन ऑफ द डायरेक्शन रेशोज ऑफ द नॉर्मल ऑफ दैट प्लेन। ये चीज अब आप ध्यान रखना, ठीक है, तो क्योंकि हम बहुत यूज कर रहे होंगे, जहां पे प्लेन की इक्वेशन मिली उसके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट उठाया, उसको कह दिया वन ऑफ द डायरेक्शन रेशोज ऑफ द नॉर्मल ऑफ दैट प्लेन। तो इसलिए ये मैं नोट भी कर देता हूं आपके लिए, पर आपको अब याद हो रहना चाहिए, क्योंकि वैसे याद हो ही जाएगा, हम इतनी सारी बार इसको यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, नोट कर दिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड इन द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन आर वन ऑफ द डीआरस ऑफ द नॉर्मल ऑफ दैट प्लेन। यानी कि अगर प्लेन है, उसके नॉर्मल के डीआर लिखने हैं, तो आप क्या कहेंगे, प्लेन में एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है वो सीधे सीधे आप लिख डालेंगे। अब जरा एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2 3 1 एंड पैरेलल टू द प्लेन x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4 इक्वल टू 0। तो आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट 2 3 1 से पास हो रहा है, और ये प्लेन जो गिवन है उसके पैरेलल है। अच्छा, पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर प्लेन पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी भाई, पैरेलल लाइंस की इक्वेशन क्या होती थी उसमें। अब मान लीजिए अगर आपकी कोई लाइन होती थी, अब ध्यान करना, मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 एक लाइन होती थी, तो आपके उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते थे, 2x प्लस 3y प्लस लेमडा इक्वल टू 0। भाई x और y के कोफिशिएंट सेम रहते थे, सेम ही चीज यहां पे होगी। तो अगर ये प्लेन पैरेलल है तो इसके ये प्लेन है तो इसके पैरेलल प्लेन क्या होगा, वो भी सेम ही होगा, एक्स वाई जेड में तो कोई फर्क आएगा नहीं, बस एक प्लस लेमडा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये प्लेन कहां से पास कर रहा है, 2 3 1 से, तो 2 3 1 से पास कर रहा है, तो इसके इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो x की जगह रखो 2, y की जगह रखो 3, और z की जगह रखो 1 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। यहां से लेमडा मिल जाएगा हमको, तो क्या आ गया, लेमडा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 प्लस 2 5 प्लस 6 11, राइट, लेमडा इज इक्वल टू माइनस 11। सो इक्वेशन ऑफ required plane x प्लस 2y प्लस 3z और प्लस लेमडा की जगह माइनस 11 इक्वल टू 0। ये हमारी लाइन प्लेन की क्वेश्चन आ गई, तो बिल्कुल सिंपल है ना। अच्छा, दूसरा तरीका और भी हो सकता है कि भाई आपको ये जो प्लेन की इक्वेशन दी गई है, x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4 इक्वल टू 0, इसके नॉर्मल के वन ऑफ दी डी आर्स क्या होंगे,
इसके नॉर्मल के वन ऑफ द डीआर्स होंगे आपके, मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, याद रखना है, भूल मत जाना। ठीक है, 1 2 3 वन ऑफ दी डी आर्स, ये नॉर्मल के हो गए। अच्छा, जो प्लेन अब इस प्लेन के पैरेलल जो प्लेन होगा उसका भी नॉर्मल का डी आर वही होगा। भाई नॉर्मल तो सेम ही होगा, दो चीज पैरेलल हैं तो उनके नॉर्मल लाइन तो सेम ही होगी। तो इसका मतलब जो हमें रिक्वायर्ड प्लेन है उसके जो नॉर्मल के डी आर्स हैं वो भी 1 2 3 हो गए। तो अब जरा मैं आपको एक्चुअली में ये वाला बताना चाह रहा था, क्योंकि r माइनस ए डॉट एन वाला इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, तो r हमारा एक जनरल पॉइंट है, तो जनरल पॉइंट है एक्स वाई जेड, तो r क्या है, जनरल पॉइंट हमारा। और पॉइंट माइनस और a हमारा गिवन पॉइंट है। a कौन सा है, ये तो हमें दे रखा है, कौन जो गिवन पॉइंट है ये जो है 2 3 1, ये हमारा a है। तो a है हमारे पास 2 3 1, तो r माइनस ए क्या होगा, x माइनस 2 y माइनस 3 और z माइनस 1, ये वेक्टर मिल गया। इसके साथ ये जो डी आर्स मिले हैं उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होना चाहिए। तो अब कर देते हैं 0, तो x माइनस 2 इंटू 1 प्लस y माइनस 3 इंटू 2 प्लस z माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया हमारे पास, x माइनस 2 प्लस 2y माइनस 6 प्लस 3z माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन और ये जो अभी हमने इससे पहले निकाली थी दोनों सेम आई। पर्पस दोनों तरीके से दिखाने का ये था कि भाई आंसर आएगा, अब आपको सोचना है कि कौन सा आसान लग रहा है, पर क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। अब जरा क्वेश्चन ये देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, बी के दे रखे हैं, परपेंडिकुलर टू x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0। अच्छा, सबसे पहले तो बेसिक पे चले जाओ। सोचो कि आपको अगर प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो आपको क्या चाहिए, है ना। देखो भाई, ये r माइनस ए डॉट एन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके खोपड़ी में तुरंत आ जानी चाहिए कि भाई चलो भाई ऐसा हमें लिखना है। तो क्या चाहिए हमें, r माइनस ए डॉट एन। ठीक है, अच्छा आर क्या है, एक जनरल पॉइंट इस प्लेन के ऊपर, ए क्या है, गिवन पॉइंट इस प्लेन के ऊपर, और एन क्या है, एन है वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना। तो अब ये तीनों चीजें हमें चाहिए, तो बनाते हैं जी। तो अब हमें क्या दिया हुआ है इसको सोचते हैं। ये हमारा एक प्लेन दे रखा है, ठीक है, इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट दे रखा है ए 2 3 1, इस प्लेन के ऊपर दूसरा पॉइंट दे रखा है 1 माइनस 2 और 3। बस यही दो चीज दे रखी है और हमें चाहिए एक एन जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अब तो हमें एन निकालना है। अच्छा, एन हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर है और ए और बी प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक, तो अगर ए और बी प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो पॉइंट माइनस पॉइंट करके जो मुझे ए माइनस बी जो मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो ए माइनस बी से मुझे एक वेक्टर मिल जाएगा, तो वो वेक्टर और ये जो एन वेक्टर होगा ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो a माइनस बी कर देते हैं, तो एक्चुअली इसको बी ए लिखना चाहिए, है ना। तो चलो वेक्टर बी ए लिख देते हैं भाई, चलो वेक्टर बी ए मिल गया हमें। दिस माइनस दिस, तो 1 5 और -2। ठीक है जी, ये हमें वेक्टर मिल गया। तो ये बी ए वेक्टर मिल गया हमें।
ठीक है। नाउ बी ए इज, या ऐसे लिख दें, जो हमारा एन वेक्टर है, एन इज परपेंडिकुलर टू बी ए। ठीक है, ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। अच्छा, और दूसरी बात क्या है, हमारे को जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो ये जो गिवन प्लेन है इसके परपेंडिकुलर है। अच्छा, इसका मतलब है कि दोनों प्लेन जो है हमारे, रिक्वायर्ड प्लेन और जो गिवन प्लेन है वो आपस में परपेंडिकुलर है। अच्छा, अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल्स भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, है ना भाई। मान, ये तो आपको बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। मान लीजिए आपकी एक लाइन है, एक प्लेन ये दिख रहा है, एक प्लेन ये दिख रहा है, ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनके परपेंडिकुलर्स भी तो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, है ना। तो ये वही बात है, तो अगर दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा एन जो हमें चाहिए वो इसके डी, इस प्लेन के जो नॉर्मल होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, इस प्लेन के वन ऑफ द डी आर्स, इस प्लेन के नॉर्मल के, ठीक है, वन ऑफ द डी आर्स ऑफ नॉर्मल टू दिस प्लेन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएंगे, इसके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, यानी कि 1 -2 और 3। तो यानी कि ये जो हमारा गिवन प्लेन है वो इसके भी परपेंडिकुलर है, 1 -2 3, इसके भी परपेंडिकुलर है। अब यहां से ये चीज हमने वेक्टर में देखी थी कि एन बी ए के भी परपेंडिकुलर है, एन जो है 1 -2 3 के भी परपेंडिकुलर है। तो एन किसके अलोंग होगा, तो एन विल बी अलोंग इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के, ठीक है, बी ए क्रॉस 1 -2 3, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के अलोंग होगा। तो बस इससे जैसे ही हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का तो हमें एन मिल जाएगा हमारा। तो निकालते हैं भैया एन, तो एन क्या हो जाएगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो बी ए हमारा बन गया 1 5 -2 1 -2 3, ये बन गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से i का जो कंपोनेंट आ जाएगा 15 और +4 19 हो गया, और j का जो कंपोनेंट आएगा वो 3 और -2 यानी कि 5 आ गया, और +k का जो कंपोनेंट है वो आ जाएगा -2 और -5 -7। यानी कि ये n आ गया हमारा। या फिर हम n को सिंपली, हम आदत पड़ी चुकी है ना, 19 -5 -7 लिख लेते हैं, तो n मिल गया। अच्छा, अब हमें प्लेन का नॉर्मल मिल गया, पॉइंट हमें पता ही है, एक्चुअली दो दो पॉइंट पता है हमें, तो a और b, तो कोई एक पॉइंट यूज कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, बस मैंने आपको बताया था r-a डॉट n इक्वल टू 0 कर दो जी। तो आर्क जनरल पॉइंट है, एक्स वाई जेड उसके, है ना, कंपोनेंट्स है, तो x -a पॉइंट को मैं यूज कर रहा हूं। a था हमारा 2 3 1, तो x -2 y -3 z -1 डॉट n 19 -5 -7 इक्वल टू 0। तो भैया ये हो गया 19 इंटू एक्स -2 -5 इंटू वाई -3 -7 z -1 इक्वल टू 0। इसको उठा के सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। अब जरा एक क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through a point having position vector 2i cap plus 3j cap minus 4k cap and perpendicular to the vector 2i cap minus j cap plus 2k cap, और अगला पार्ट है also reduce it to Cartesian form।
तो अब आपको एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है और उससे पास होने वाली इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन आपको निकालनी है, और वो प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है 2i माइनस जे प्लस 2k के। तो बड़ा सिंपल सी बात है, आपको तो यहाँ पे a दे दिया 2i प्लस 3j माइनस 4k, आपको वेक्टर n दे दिया क्योंकि वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, तो ये दे दिया प्लस 2k। तो बस अब यहां से अगर मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना है तो बहुत ही आसान हो गया भाई। हमने प्लेन की इक्वेशन ये भी देखी थी, r माइनस ए, या सॉरी इस यहां से हम, चलो यहीं से पूरा ही लिख देते हैं, r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। तो भैया इसको कर दिया जाए, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते थे, r डॉट एन डॉट इज इक्वल टू ए डॉट एन डॉट। ये भी हमने किया था शुरू शुरू में ही, है ना, तो आज ही के लेक्चर में किया है ये चीज भी। तो ये हो गया, तो लिख दो भाई r डॉट एन, तो r वेक्टर डॉट एन 2 माइनस 1 2 ऐसे लिख देता हूं, और ए हो गया 2 3 माइनस 4 डॉट एन 2 माइनस 1 और 2, यानी कि ये बनेगा 4 माइनस 3 माइनस 8, और यहां से बन गया r डॉट, प्रॉपर लिख देते हैं, 2i माइनस जे प्लस 2k इज इक्वल टू, ये हो गया -7। ये आपकी वेक्टर इक्वेशन आ गई, ये आपको मिल गई, ठीक है। अब इसको कह रहा है कि कार्टेशियन फॉर्म में बदलो भाई। तो कार्टेशियन फॉर्म में मेरे पास आर क्या है, आर क्या होता है, जनरल पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड। तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और 2i माइनस जे प्लस 2k इज इक्वल टू -7। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू -7। ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ गई। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म of the plane passing through the points 3 minus 3 1 and normal to the line joining the points 3 4 minus 1 and 2 minus 1 5। तो आपको जो पॉइंट 3 माइनस 3 1 से जो प्लेन पास हो रहा है, यानी कि इसका मतलब ए हमें पता चल गया, प्लेन इस पॉइंट ए से पास हो रहा है जो कि है 3 माइनस 3 और 1। अच्छा, नॉर्मल टू द लाइन ज्वाइनिंग दी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के नॉर्मल है, यानी कि अच्छा इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, इसको मान लीजिए मैं ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, तो ए बी का पॉइंट माइनस पॉइंट करके हमें वेक्टर मिलने वाला है। तो ए बी वेक्टर में कैसे लिख दूंगा भाई, तो चलिए, तो ए बी वेक्टर क्या होगा, पॉइंट माइनस पॉइंट बी माइनस ए कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, -1 -1 -4 हो गया -5 एंड 5 -1, और ये हो गया 6, ठीक है। ये हमारा ए बी वेक्टर बन गया। अब ए मिल गया, बी मिल गया। अच्छा, अब हमें क्या कह रहा है कि नॉर्मल जो है इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि जो नॉर्मल जो अलोंग है ए बी के, तो नॉर्मल जो है हमारा ए बी के अलोंग है, तो एन मिल गया हमें, -1 -5 6। ओके, अब जैसे ही ये मिला तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन, चलो पहले मैं इन वेक्टर फॉर्म में ले लिख देते हैं, ठीक है ना,
ऑल्दो इसने पूछा मैं कार्टेशियन है, चलो हम वहीं से शुरू कर रहे हैं ना। इन वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। भाई ये r माइनस ए डॉट एन आपको याद होनी चाहिए हर वक्त, ये सबसे पहले खोपड़ी में यही आनी चाहिए आपकी कि हाँ भाई ये हो रहा है, ठीक है ना। तो और या फिर हम इसको लिखेंगे r डॉट एन डॉट इज इक्वल टू ए डॉट एन डॉट, ठीक है। तो कर देते हैं जी, r हमें और n है हमारा -1 -5 6 और a डॉट n है 3 -3 1 डॉट -1 -5 6। तो ये क्या दे रहा होगा, -3 + 15 + 6, यानी कि ये 18 हो गया हमारे पास। तो हमारी जो वेक्टर फॉर्म आ गई वो क्या आ गई, -1 -5 6। या आप इसको -1 i कैप -5 j कैप और 6 k कैप हम लिख ही सकते हैं, ये तो हमें आदत पड़ चुकी है ना ऐसा सोचने की। तो अब कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो भैया फिर सीधी सीधी सी बात ये है, तो r के जो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x y z हैं, डॉट -1 -5 6 इज इक्वल टू 18। तो ये होगी -x -5y + 6z इज इक्वल टू 18। ये हमारी क्वेश्चन हो गई। माइनस से मल्टीप्लाई करके सारे को एक तरफ ले आओ तो थोड़ा सा और अच्छा सा लगने लग जाएगा। -6z + 18 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर। अब आपको एक प्लेन की क्वेश्चन दी गई है, r इज इक्वल टू i -2j कैप प्लस लैम्डा इंटू 2 -1 3 प्लस म्यू इंटू 3 4 -1, और बोल रहा है कि भाई कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। अच्छा, जो हमारी जो इक्वेशन सॉरी पैरामीट्रिक में तो दी गई है, हम इसे इसको कार्टेशियन फॉर्म में बदलना है। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में इसको बदलना है। तो सबसे पहले तो ये सोचो हमारी इक्वेशन जो है ये किस फॉर्म की है। भी अभी ये थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ये इक्वेशन है a प्लस लैम्डा p प्लस म्यू क्यू टाइप की, ठीक है। अब याद दिला देता हूँ, ये जो एक हमारी सरफेस थी, इस सरफेस पे एक पॉइंट था a, एक वेक्टर था कोई p और एक वेक्टर था कोई q, ठीक है जी। तो ये तीन चीजें आपको पता थी। r कोई एक जनरल पॉइंट था, तो वहां से r माइनस ए करके एक वेक्टर लिखा था, और उसको फिर हमने दो वेक्टर्स के क्योंकि कोप्लेनर्स हैं तो उनके फॉर्म में लिख दिया था, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने लिखा था। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास a है एक पॉइंट, तो वो पॉइंट कौन सा है हमारे पास, a हो गया 1 -2 0, क्योंकि इसमें यहाँ पे k का कंपोनेंट जो है वो 0 है, ठीक है। वेक्टर p जो है हमें मिल गया 2 -1 3, और वेक्टर q मिल गया हमारे को 3 4 -1। तो ये तीन चीजें हमें मिल चुकी हैं, और अब हमें इसको कार्टेशियन फॉर्म में करना है। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले ही ऐसा हमने एक क्वेश्चन किया था, है ना। तो हमें क्या चाहिए, पॉइंट मिल गया, हमें नॉर्मल चाहिए बेसिकली। तो नॉर्मल चाहिए तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि नॉर्मल कैसे निकलेगा ना, डी आर्स ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन निकालने हमें। तो भाई ठीक है, अब क्योंकि हमें प्लेन पे दो वेक्टर पता हैं, तो इन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट करते ही हमें क्या मिलेगा, इन इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर एक वेक्टर मिल जाएगा, तो हमें n मिल जाएगा। तो n क्या होगा, p क्रॉस q से हमें मिल जाएगा। तो निकाल लेते हैं भाई, i j k 2 -1 3 और
3 4 -1 यहां से हमें मिल जाएगा, तो निकालें भाई, तो क्या आ जाएगा, i -1 और -12। अच्छा, ये -1 नहीं, +1 हो गया, ये +1 और -12 -j -2 -9 +k 8 +3। ये हो गया -11i कैप +11j कैप +11k कैप। ये तो बढ़िया सा आ गया भाई वेक्टर। ठीक है जी। तो यानी कि n वन ऑफ द डी आर्स हो गए -11 11 11, या फिर 11 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, -1 1 1। बहुत आसान, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आपकी। तो n वन ऑफ द डी आर्स ऑफ द नॉर्मल टू दिस प्लेन मिल गए हमको। तो अब हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन, वो क्या होता है, r -a.n = 0। अच्छा, r क्या है, x y z, तो x और a क्या है हमारा, 1 -2, 0, ये है a। तो r(x -1 y +2 z -0 डॉट -1 1 1 = 0। तो क्या आ गया हमारे पास, -(x -1 + y -2 + z = 0। तो यानी कि -x + y + z + 1। ओके, अच्छा, ये +2 है भाई, यहाँ पे ये y +2 है, तो ये हो गया +3 = 0, या फिर माइनस कॉमन लेके x - y - z -3 = 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई प्लेन की। अब जरा ये क्वेश्चन देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 1 0 -2 एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन्स 2x + y - z = 0 एंड x - y - z = 3। तो भाई आपको एक पॉइंट दे रखा है ऑलरेडी a, और साथ में ये दो, हमारा जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो इन दोनों गिवन प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। यानी कि अगर दो परपेंडिकुलर है, तो जो हमारा जो प्लेन होगा उसका जो नॉर्मल होगा वो इन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल्स के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो और इन दोनों के वन ऑफ दी नॉर्मल के वन ऑफ दी डी आर्स हम सीधे सीधे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से निकाल सकते हैं। तो इन दोनों के डी आर्स का, गिवन प्लेन्स के जो डी आर्स हैं, नॉर्मल के डी आर्स, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमें रिक्वायर्ड प्लेन का डी आर्स मिल जाएगा, और ए हमें पता ही है, उसकी वैल्यू रखेंगे, आंसर निकालेंगे। आंसर आपको बता देता हूं, आप करके देखिएगा। आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 2x - y + 3z + 4 = 0। अब जरा एक क्वेश्चन है, लेट n बी अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2√3 such that it makes equal acute angles with the coordinate axis। यानी कि x y z एक्सेस के साथ ये इक्वल एंगल बनाता है और एक्यूट एंगल बनाता है। ठीक, अब गिवन है कि फाइंड द वेक्टर, ये तो आपको गिवन हो गया। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस 1 -1 2 एंड नॉर्मल टू वेक्टर n। तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, आपको प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट पता होना चाहिए और एक नॉर्मल वेक्टर पता होना चाहिए। तो पॉइंट भी दे रखा है, n आपको ढूंढना है। तो n ढूंढने के लिए उसने एक कंडीशन दे दी है, उसने कहा कि भाई एक वेक्टर जो है n का जो मैग्नीट्यूड है वो 2√3 है, और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एक्यूट एंगल बना रहा है। तो अच्छा भाई, जैसे ही एंगल की बात आई, यानी कि आपको मिल गए डायरेक्शन कोसाइंस, और जैसे ही आपको डायरेक्शन कोसाइंस मिले,
तो यानी कि आपको पता है कि डायरेक्शन कोसाइंस को हम कैसे लिखते हैं, एल एम एन से, ठीक है, या हम उसको लिखते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा से। अच्छा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा में अल्फा बीटा गामा क्या है, एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अल्फा है एक्स एक्सिस के साथ एंगल, बीटा वाई एक्सिस के साथ, और गामा जो है जेड एक्सिस के साथ एंगल है। अब ये तीनों बराबर हैं, तो अगर ये तीनों बराबर हैं तो हमें एक कंडीशन ये भी पता थी, एंगल अल्फा बीटा गामा बराबर है, तो साथ में हमें ये भी पता था एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, अच्छा अल्फा बीटा गामा एक ही है, ठीक है, क्योंकि सेम एंगल बना रहा है, तो मैं इसको इसीलिए लिख रहा हूं कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा की जगह मैं कॉस स्क्वायर अल्फा ही लिख देता हूं, ठीक है। एम भी जो एक्चुअली हमारा, तो हमारा एल एम एन इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। ये बात तो क्लियर होगी कि तीनों एंगल ही है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया 1/3, क्योंकि चलो ऐसे लिख देता हूं, 3 इज इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, यानी कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 1/√3। प्लस ही लेंगे क्योंकि एक्यूट एंगल है, तो इसका मतलब कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, यानी कि जो मेरा एन कैप आया। अच्छा, अब ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि जब भी आप डायरेक्शन कोसाइंस निकाल रहे हैं, वो आपको एन कैप दे रहा है ना, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, तो वो मिल गया आपको 1/√3, 1/√3 और 1/√3। और क्योंकि n का डायरेक्शन दे रखा है, तो वेक्टर n क्या हो जाएगा, n कैप इंटू 2√3। तो n क्या हो जाएगा हमारे पास, 2√3 इंटू 1/√3 इंटू 1/√3 इंटू 1/√3, यानी कि n हो गया 2/√3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो या आप इसको बोलेंगे 2i+2j+2k। तो इक्वेशन इन दी, सो इक्वेशन ऑफ प्लेन, अब हमें जैसे ही n मिल गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारी क्या हो जाएगी, r माइनस ए डॉट n इक्वल टू 0, या फिर r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n। तो r डॉट n, r है हमारा x y z, क्योंकि जनरल पॉइंट है, और n हमने निकाल लिया 2 2 2, और a जो हमें गिवन पॉइंट है 1 -1 और 2, 1 -1 और 2, और n हमें अभी निकाला ही है, बस इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया हमारा 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 2 -2 प्लस 4। तो ये आ गया हमारे पास 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। 2 से डिवाइड कर दो, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 2। दिस इज योर इक्वेशन।